आज हम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में आज की पेपर जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। जो भी व्यक्ति अलीगढ़ से हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बाहर से भी हों, वो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी की सेकंड सेमेस्टर का जो भी क्लासेस हैं वो आपके जनवरी से स्टार्ट होंगी। मेरा मोबाइल नंबर ये है 7895259511। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे विदाउट एनी डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका बी, बिकॉज आप जानते हो क्लोज्ड पाथ के लिए जब भी लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं वो सर्कुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ए, बिकॉज जो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पर तो डिपेंड करता है, लेकिन इट्स मास पर डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स या रोटेशनल फोर्स की कंडीशन सेम होती है, कर्ल एफ 0 के बराबर होना चाहिए, आंसर बी होगा। 4 आपका क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें आप अगर चेक करोगे तो एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के होती है, अगर आप डबल फोर्स कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा और u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इससे आपका 4u आंसर निकल कर आएगा, तो आंसर 4 का सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका सी है, बिकॉज आप जानते हो म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, और चाहे पॉजिट्रॉन हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, मास m ही काउंट करते हैं, तो आपका m/2 आएगा। आप जानते हो पोल्स पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, फॉर्मूला कौन सा लगता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज पोल्स पर 90 डिग्री के कारण आपके पास जी की वैल्यू जी डैश आ जाती है जो कि मैक्सिमम होती है, आंसर आपका बी होगा। 7 में आप जानते हो रॉकेट 2 लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम। 8 का आंसर सी होगा, फेज डिफरेंस, बिकॉज आप जानते हो लिसार्जी फिगर के लिए एक क्वेश्चन होती है और फाई की वैल्यू डिफरेंट रखने पर डिफरेंट लिसार्जी फिगर आते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ए होगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन सबसे ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब की जाती है। 10 का आंसर ए होगा, टाउ इक्वल टू 1/2 गामा होता है, गामा का मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट, तो डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका 25 सेकंड निकल कर आएगा, 25 सेकंड निकल कर आएगा। 11 का आंसर सी होगा, क्योंकि x बराबर ए साइन ओमेगा टी से जब आप इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू डबल टाइम्स आती है। ठीक, चलो 12 की बात करते हैं। 12 में जो होता है भाई, अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, लेकिन अगर यहाँ पर होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल की बात करता है तो उसका आंसर 0 होता। चलो क्वेश्चन नंबर 13, रिड्यूस्ड मास का ये अभी पीछे आप बीच का क्वेश्चन और ये भी है, म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप इसमें देखोगे तो ये kx बन रहा है, k मीन्स k बराबर 2π/λ होता है, तो आप वैल्यू रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू 314 सेंटीमीटर आएगी, मीन्स आंसर 14 का सी है। 15 20 किलो हर्ट्ज से एबव की जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉस को साइन में चेंज करना है तो π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका फेज डिफरेंस π/2 निकल कर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेशनरी वेव कुछ इस तरीके से होती है कि एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करती, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी को प्रोपेगेट करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी बोलते हैं, इसलिए आंसर इसका ए होगा। आपका पास जो भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। 20 आप जानते हो पी ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2mb होता है। अब हम बात करें रोटेशनल में तो जे स्क्वायर अपॉन 2i चेंज हो जाता है, इसलिए आंसर आपका 20 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, केपलर थर्ड लॉ, केपलर के 3 तो लॉ थे आपके पास, और सेकंड लॉ क्या था, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर बी होगा। 22 का आंसर आप जानते हो स्फीयर के डायमीटर के अबाउट 2.5 mr² होता है, लेकिन अगर आप टेंजेंट यहाँ पर कौन सी एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आपका mr² ऐड करोगे तो 7/5 mr² आता है आंसर। 23, बाई के और सिग्मा में जो रिलेशन निकल कर आता है, बाई बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा, ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से जो कि हमने डेरिवेशन कराए थे आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप रिंग की बात करते हो तो mr² आंसर होता है, और डिस्क की बात करते हो mr²/2। आपसे क्वेश्चन पूछा है रिंग के लिए तो mr² आंसर होगा। अगर आपके पास एक्शनल टॉर्क 0 होता है तो L कांस्टेंट आता है, मीन्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। 26 के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल रिलेशन ये होता है बाई ईटा और के में, बाई इक्वल टू 9 ईटा k अपॉन 3k प्लस ईटा, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 26 का बी आएगा। फिर से कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हों और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं,
तो वो हमें फिजिक्स से जनवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिड जनवरी से हम न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो 27 नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है अर्थ, बिकॉज एवरी रोटेटरी एंड एसिलेटेड फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल होता है। सिग्मा की वैल्यू फिक्स होती है -1 से 0.5 के बीच की होती है, तो आंसर आपका 28 का ए होगा। 29 थिन स्पेरिकल सेल की बात कर रहा है, मीन्स आपके पास होलो स्फीयर की बात कर रहा है, तो 2/3 हमारे स्क्वायर। 30 के बारे में बात करेंगे, जब आप रेडियली आउटवर्ड लग रहा है तो वह सेंट्रीफ्यूगल होगा, और रेडियली इनवर्ड होता तो वह सेंट्रीपिटल होता। अच्छा, इस यहाँ पर एक जो सॉल्यूशन दे रखा है इसका माइंड करेंगे, ये आपका एक रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स निकल कर आता है -2m W×VR + mW W×R। यहाँ पर ये तो सेंट्रीफ्यूगल होता है, लेकिन आगे जाके भी दूसरा वाला जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो कोरियोलिस फोर्स होता है, जो आगे आगे बात करेंगे अभी हम। चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भाई ये कह रहा है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी चीज़ गिरती है तो उसके लिए एक ही वैल्यू होती है g sin θ / 1 + k²/r²। यहाँ सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो k²/r² की वैल्यू 2/5 लगाएंगे तो आपका आंसर 5g/14 निकल कर आएगा। 32 का आंसर आपका बी होगा, बिकॉज इनर्शियल के लिए एसिलेरेशन 0 होना चाहिए। 33 में आपका 2 एंटी नोड हो या 2 नोड हो, λ/2 होता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक एंटी नोड और नोड के बीच, तो λ/4 होता है आंसर। 34 भाई यहाँ पर तीनों ऑप्शन ठीक है, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों नेचर रखते हैं, इसलिए आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे, तो कोरियोलिस फोर्स का भी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, तो आपके पास कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -2m W×VR। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है आपका, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो पॉजिटिव होगी। अगर बात करो एक्शनल फोर्स 0, तो भाई एक्शनल टॉर्क और एक्शनल फोर्स दो चीज़ें हमने क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगी। जब ये दोनों 0 होता है, वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। आप न्यूटन्स लॉ जब इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, तो सिंपल सा पहले दिन की क्लास मैकेनिक्स के अंदर उसमें आपका क्वेश्चन था। 39 का आंसर सी होगा, बिकॉज जो न्यूटन्स लॉ था वो ये था कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, तो आंसर आपका dp/dt आएगा। 40 का ये डायरेक्ट दे रखा है, सरफेस से वॉल्यूम में जाते हैं तो ये गॉस थ्योरम बनती है, और लाइन से सरफेस जाते हैं तब स्टोक्स बनती है, तो 41 का ए होगा। 42 के बारे में बात करें तो मैंने तीनों चीज़ लिख रखी हैं, r, θ, φ ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो स्फेरिकल के लिए r के लिए 0 से इन्फिनिटी जाएंगे, θ के लिए 0 to π जाएंगे, और φ के लिए 0 to 2π जाएंगे, तो आंसर इसका 42 का ए होगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन ये ए और बी आंसर सही होंगे, क्योंकि वो इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों ही इनकरेक्ट है। स्फेरिकल के लिए r, θ एंड φ आएगा, यहाँ पर z नहीं आता, और यहाँ पर θ 0 से π आना चाहिए, आंसर π/2 दे रखा है, इसलिए दोनों आंसर सही हो सकते हैं ये। 44 का आंसर बी होगा, बिकॉज हमने वेलोसिटी वेक्टर आपको क्लास में पढ़ाया था, r कैप + r θ कैप + r sin θ φ कैप, तो आंसर बी होगा। 45 के बारे में बात करेंगे, एसिलेरेशन जो निकल कर आता है -ω² r कैप r वेक्टर निकल कर आता है, तो आंसर ए होगा। 46 के बारे में बात करेंगे, अगर आप सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो तो x = a sin φ, y = b sin φ, x = a cos π, y = a sin π, z = z होता है। तो जब इससे सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका ए निकल कर आता है। 47 आप जानते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, r, θ एंड φ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमें पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो आंसर 47 का सी होगा। 48 के बारे में बात करें, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। भाई जब प्लेन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्लेन के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अभी हमने पीछे बात किया था वेलोसिटी किसके लिए, वो 3 कोऑर्डिनेट्स के था, आंसर डी होगा। 49 का डी कैसे, भाई आपके पास x, y, z दिया है, पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, पोजीशन वेक्टर से आप उसका डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल कर आती है, लेकिन यहाँ t = 1 दिया है, उसकी वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका डी निकल कर आएगा। बहुत क्वेश्चन नंबर 50 आपका डायरेक्ट दिया है, ये तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, नोट वाला आंसर पूछा था, कुछ बच्चे इसको गलत लगा के आ गए, आंसर इसका डी होगा 50 का। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका बी होगा। 51 का आंसर बी होगा, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा क्या कहता है, डेल्टा म्यू और वी अगर सेम होता है तो 1 आता है, और डिफरेंट होता है तो 0 आता है। 52 का आंसर सी होगा, क्यों सिमेट्रिक के लिए nn + 1/2 लिखाया था और एंटी सिमेट्रिक के लिए nn - 1/2 लिखाया था। अगर आप 53 के बारे में बात करोगे, अगर ये कंडीशन कहीं भी बनती है a12 = a21, तो वो कौन सा होता है, सिमेट्रिक की बात करता है। 54 के बारे में बात करेंगे, इसकी वैल्यू क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए कराया था कि इसकी वैल्यू 3 निकल कर आई थी वहाँ पर। चलो 55 में भाई जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0 होते हैं, तो इनको छोड़कर बाद बाकी जो 6 एलिमेंट बनते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, किसके लिए, एंटी सिमेट्रिक
मैट्रिक्स के लिए, सॉरी टेंसर के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करेंगे। जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रैंक 2 का आपके पास टेंसर होता है। अच्छा एक और बात बता दूं, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है, स्केलर जीरो ऑर्डर का होता है। क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में बात करेंगे। क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में बात करेंगे तो जो मिक्स टेंसर होता है रैंक 2 का, क्लास में एक छोटे से पॉइंट बनाकर ऊपर हमने टॉप पेज पर लिखाया भी था ये बात। 59 के बारे में बात करते हैं। 59 में भाई दो इनडायरेक्टली दिया है, गॉस डाइवर्जेंस लगाना था आपको, सरफेस को किस में चेंज करना था, वॉल्यूम में। और फिर इसका अगर पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालोगे तो 3 निकल कर आता है, और ये लगा हुआ था वॉल्यूम इंटीग्रल, तो 3 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 60 गलत है, क्योंकि इसे ये देना चाहिए था डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर देना चाहिए था, इसने कैप लगा दिया। कैप लगाने पर तो आंसर इसका चेंज हो जाएगा, बट फिर भी अगर ये वेक्टर मान के करता है तो आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61 का, अगर जो वैल्यू यहाँ दी हो अगर 0 बन जाता है वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलता है डिराक का फंक्शन, तो आंसर डी होगा। आपने 62 के बारे में बात करेंगे। 62 में भाई अगर दो कंडीशन बार बार बताया था कि अगर सोलेनोइड और इरोटेशनल का क्वेश्चन आया ही आएगा, तो सोलेनोइडल का क्वेश्चन आया है, डाइवर्जेंस 0 के बराबर रखेंगे तो एक ही वैल्यू आपके पास 5 निकल कर आती है। चलो 63 के बारे में बात करते हैं। भाई डेल वन अपॉन आर की वैल्यू जो निकल कर आती है माइनस आर अपॉन आर क्यू निकल कर आती है, फिर ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। 64 का क्वेश्चन आपका जो है, जो ग्रेडियंट फाई होगा वो आपका वेक्टर होता है, और वेक्टर हमेशा पैरेलल निकल के आएगा सरफेस के। ठीक, चलो 65 के बारे में बात करते हैं। 65 का आंसर बी होगा, बिकॉज आप जानते हो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल 3 चीज़ें होती हैं। ग्रेडियंट एंड कर्ल वेक्टर क्वांटिटी हो जाती हैं, और डाइवर्जेंस निकल कर आता है तो वो स्केलर बन जाता है। 66 स्यूडो फोर्स क्या होता है, रियल फोर्स नहीं होता, ओनली फील होता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जब भी लगाओगे तो भाई वो तो फील नहीं होता, वो रियल में ही लगता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, गलत आंसर जो होगा वो सी होगा 66 का। आगे बात करते हैं 67। अगर आपके पास एक्स वाई जेड 3 चीज़ दी हो, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आपको सी आंसर इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 68 भाई यहाँ से आपको डी आर निकालना था, ओ बी माइनस ओ ए बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। तो आपके बी दिया है, ए दिया है, तो आप यहाँ से डी आर निकालोगे, एफ की वैल्यू दे रखी है तो बर्डन निकाल सकते हो, एफ डॉट डी आर निकल कर आता है, तो 22 जूल इसका करेक्ट आंसर है। 69 के बारे में बात करते हैं। भाई आपको पता है अगर दो आपके पास वेक्टर दिए हो, एक ये वेक्टर दिया है मान लिया, एक वेक्टर दिया है, दोनों के पैरेलल होने की कंडीशन ये होती है कि दोनों के ये कंपोनेंट होते हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 70 में जो आंसर निकल कर आता है भाई, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, तो यहाँ से n की वैल्यू -2 निकल कर आएगी। 71 के बारे में बात करते हैं। 71 में जो कंडीशन दी है बहुत ही अच्छी कंडीशन दी है, जब ये कंडीशन दी हो इसे सॉल्व करेंगे इसे लगाकर फॉर्मूला, तो 90 डिग्री आंसर आएगा आपका। 72 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बताया था क्लास में। 3 वेक्टर दिए हों, 2 तरीके से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो या तो a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 रख दो, या फिर इन्हें आप एक डिटर्मिनेंट बनाइए, सॉल्व करिए, 0 के बराबर रख दोगे तो आंसर 18 निकल कर आएगा। इसके 2 तरीके बताए थे। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करोगे तो 1/2 ए क्रॉस बी जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर 41 आया था, लेकिन 1/2 भी लगा हुआ तो इसका आंसर 20.5 निकल कर आएगा। 74 के बारे में बात करेंगे। एरिया वेक्टर होता है, वॉल्यूम स्केलर होता है। बार बार बताया था कि प्रेशर आपका स्केलर होता है, दिखने में ऐसा लगता है कि प्रेशर वेक्टर, लेकिन प्रेशर स्केलर और एरिया वेक्टर होता है। 75 यूनिट वेक्टर निकालवाने की बात कर रहा है, तो भाई आप जानते हो ए कैप बराबर ए अपॉन मॉड ए, तो इसका ये निकालेंगे तो 75 का आंसर ए निकल कर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं अपना नंबर रिवाइज करता हूँ, 7895259511। जल्दी से जल्दी आप मेरी कोचिंग को ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी है इस पर व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करें, और जो भी आपका बैच स्टार्ट होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।